हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के 14 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। और उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के शिफ्ट का ये पहला सवाल है, शुरू करते हैं। जिसमें आप लोगों को प्रोडक्ट निकालने बोला है, तो इसको ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, 1.2 को लिख सकते हैं 12/10 इंटू, ये हो जाएगा 5 गुना 10 तो 12/5, और ये हो जाएगा 3/4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और कुछ कट रहा है? हाँ, ये 4 से 3 बार में 4 तिया 12, ये हो गया 36 18 तिया 54/25। और 54/25 क्या होगा? 2.16। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करके देख लीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 216, 54 चौके 216 और नीचे 100, यानी कि 100 है 2.16, ऑप्शन नंबर सी। यह है अगला सवाल। इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे आप a को 0.1 यदि मान लेते हैं, a इक्वल टू 0.1 और b इक्वल टू 0.3, तो आप खुद देखिए ये क्या है, a का होल क्यूब है, a क्यूब, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, b का क्यूब, और डिवाइडेड बाय ये कुछ नहीं है, ये है 3a। क्योंकि a की वैल्यू यदि 0.1 है तो 3a क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा ना। उसी तरह 3b क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा ना। तो ये कुछ नहीं है, ये 3a ही है। यदि ये a मानते हैं तो ये 3a, तो ये क्या हो जाएगा 3a का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय 27, कॉमन हो जाएगा इसमें से, ये 3b का होल क्यूब है, 27 कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ से भी a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब b क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे बचा 1/27। और 1/27 क्या होगा, 1/27 हो जाएगा 0.037। क्योंकि ये 27 25 से कम है ना, तो 25 से कम है तो 4 से कम वैल्यू होगा। आप देखिए, यदि 100 को आप जब 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 देता है ना। आप यहाँ पे 100 मान लीजिए ऊपर नीचे, आपकी सुविधा के लिए। यदि आप इसको 100 मानेंगे तो ये 27 से कटेगा कितने बार में, 27 दिया 81, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग। इतना क्लियर है कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आप इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा 3 को, तो ये क्या होगा, 0.03 होगा ना। तो इसी के आसपास का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों को हर सवाल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, जहां आपको आंसर मिल जाए वहां पे आप छोड़ दीजिए। जब आप 100 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आपको पहले ही दिख जाएगा कि ये 3 से डिवाइड होगा, होगा तो 3 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में जितने स्टूडेंट हैं उनका रेशियो, जिसकी हाइट 1.65 मीटर से कम है। तो 1.65 मीटर से कम हाइट, तो सेक्शन ए में यहाँ पे देखिए 1.65 मीटर हाइट हो रहा है ना, तो इससे कम वाला सारा लेना है, ये तीनों। ये नहीं लेना है क्योंकि 1.65 मीटर की हाइट नहीं बोला, बोला 1.65 मीटर से कम सेक्शन ए में जितने लोग हैं, और सेक्शन बी में जितने लोग 1.65 मीटर से कम है, ठीक है, उनका टोटल नंबर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 9 5 14 11 25, सेक्शन ए में 25 लोग, और सेक्शन बी में 8 4 12 और 13, 12 13 कितना 25, ये भी 25, यानी कि 1:1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए बी और सी जो है ये इन्वेस्ट करते हैं 40,000 60,000 और 80,000 रुपये एक वर्ष के लिए, तो 55,000 के प्रॉफिट में बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, उसी तरह का सवाल है जो कि हर शिफ्ट में आ रहा है। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, आप इसको सीधा लिखे, ए और बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो जब सबको 20,000 से आप काटिएगा तो हो जाएगा 2 3 और ये 4। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 3, कितने में, तो 3 2 5 4 9 में से 3 है ना। तो आप 55,000 का आपको निकालना है, क्योंकि टोटल 55,000 है, तो 55,000 का 3/9 जब आप निकालिएगा तो ये 3 से कटेगा। और ये कितने बार में, 18 54, 18,000 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर काटिएगा तो 18,333.33 आएगा। ठीक है, हमेशा एक ही बात आप लोगों को बोलता हूँ, वो याद रखिएगा कि जहां आपको जैसे कट करते के साथ ऑप्शन दिख जाए वो आप टिक मार दीजिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल।
अगला सवाल है कि ए और बी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 60:90 के रेशियो में, ठीक है। एक वर्ष के बाद उनके प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो और उसमें जो है पूंजी पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पे 10% ब्याज, साधारण ब्याज भी शामिल है। ब्याज सहित टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए सवाल ये है कि ए और बी ने 60,000 और 90,000 इन्वेस्ट किया, तो इसको रेशियो में दे लिखते हैं, तो 2:3 में इन्वेस्ट किया, ठीक है। 30,000 से काट के लिख दिया हमने। इस रेशियो में इन्वेस्ट किया तो इनका प्रॉफिट इसी रेशियो में बंटना था। लेकिन क्या किया गया कि इसका जो अमाउंट है 60,000 और 90,000, इस पे 10% प्रति वर्ष ब्याज भी मिल रहा है, ठीक है। और ब्याज के साथ साथ वो जो लाभ वाला पोर्शन है वो तो है ही, ब्याज भी मिल रहा है और प्लस उस पर प्रॉफिट भी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो ब्याज 10% का मिल रहा है। तो इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये जो टोटल प्रॉफिट है 25,000, ये सवाल में दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है उसको इंक्लूड करके 25,000 है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। तो जो भी प्रॉफिट मिला हो, जो भी इंटरेस्ट मिला हो, तो वो सेम रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो सीधा सीधा सवाल अब यही हो गया कि 25,000 को ही इन दोनों में बांटना है, उसी रेशियो में बांटना है जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, यानी कि 2:3 के रेशियो में ही। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? ए का हिस्सा हो जाएगा 2 आउट ऑफ 5, 3 प्लस 2 5। टोटल प्रॉफिट 25,000 का 2:5 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 5,000 में कट जाएगा, 5,000 गुना 2 कितना आ गया? 10,000। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इसमें पूछ रहा है, सवाल में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में जनवरी फरवरी मार्च में कुछ प्रोडक्ट बेचे गए। प्रोडक्ट ए बी और सी, तीन टाइप के प्रोडक्ट हैं जो बेचे गए, ठीक है। एक ही क्वांटिटी जनवरी में 100 है, फरवरी में 120 है, मार्च में 110 है, इस तरीके से सवाल है। और आपको पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी हाईएस्ट एवरेज यूनिट बेची गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि जब आप ए प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 110 हर जगह का एवरेज हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे तो 110 ही है, यहाँ पे 120 है, तो इसका 10 जब माइनस होगा तो ये भी 110 हो जाएगा, और इसका जो 10 माइनस के हमने यहाँ ऐड कर देंगे तो ये भी 110 हो जाएगा। तो इसका एवरेज तो 110 है। आपसे सवाल में पूछ रहा है सबसे अधिक किसका है, तो इसका 110 है। इसका तो आपको दिख रहा है कि तीनों में से जो प्रोडक्ट बी है, तीनों का कितना है? 100 से कम है, तो प्रोडक्ट बी तो होगा नहीं सबसे अधिक एवरेज सेल। यानी कि अब सी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा ए बी सी में से इन तीनों जनवरी फरवरी मार्च में तीनों में सी ने 150 यूनिट से ज़्यादा सोल्ड किए हैं, तो इनका जो एवरेज आएगा 150 प्लस ही आएगा, 155 आएगा टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ से जब आप 5 इसको दीजिएगा तो ये भी 155 हो जाएगा और ये भी 155 हो जाएगा, तो इसका एवरेज 155 हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे। 150 प्लस यहाँ दिख गया हमें, यहाँ 110 दिख गया, तो किसकी सबसे ज़्यादा है? ये तो आउट ही हो गया बी। तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा किसकी यूनिट बेची गई? सी की। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 नंबर्स हैं और उनमें से किसी भी 2 नंबर्स का एवरेज जब तीसरे नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो हमें जो फाइनली जो नंबर्स मिलते हैं वो 180, 168 और 150 हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि मान लीजिए ओरिजिनल नंबर ए बी और सी हैं, तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि ए को बी प्लस सी बाई 2 यानी कि बी और सी के एवरेज के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 180 है, 180 के बराबर। और जब बी को ए प्लस सी बाई 2 के साथ जोड़ देते हैं तो ये 168 है, और जब सी को ए प्लस बी के एवरेज से जोड़ देते हैं तो ये 150 है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या है? यही है ना, ए प्लस बी प्लस सी। इनका एवरेज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। यही हमें निकालना है, ये क्या होगा। तो उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये ए है, बी है, सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ हो जाएगा। और प्लस में होगा, इसमें 1/2 कॉमन हो जाएगा सब में, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और इक्वल टू इन तीनों का सम 180 प्लस 168, 348 और 150, 498, 498 यहाँ से आ गया।
और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बनेगा 2a+b+c बराबर 498। यानी कि a+b+c का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया 249। आपके पास a+b+c इक्वल टू 249 है, तो आपको जो निकालना है वो हो जाएगा 249 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 83, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं। बस इसमें सवाल समझने का फेर था, एक बार आप सवाल समझ जाते तो आपको ये क्लियर, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते तो आपको पता चल जाता कि इन तीनों को जोड़ने पे हमें जो ओरिजिनल नंबर्स है उसका दोगुना मिल रहा है, ओरिजिनल नंबर्स के सम का। तो आप सीधा इसको जोड़ के आधा कर देते हैं, वो a+b+c हो जाता। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक स्कूल में टोटल 100 जो है स्टूडेंट्स हैं और 10 अभिभावक हैं। ठीक है, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स 10 हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 हैं, ठीक है, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो 10 हैं। सॉरी, स्टूडेंट्स 100 हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो टोटल 10 हैं। ये एक फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं और जो प्रत्येक स्टूडेंट है उनको 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया है कुल छात्रों के। अच्छा, जो स्टूडेंट है उनको जो स्नैक पैक दिया गया, मतलब वो खाने पीने की चीज़ नहीं देते एक डब्बे में, तो डब्बे में जो आइटम है वो टोटल स्टूडेंट्स के नंबर का 15% है। तो स्टूडेंट यदि 100 हैं तो इनके बॉक्स में जो स्नैक्स होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे, क्योंकि इसी का 15% है, स्टूडेंट जितने हैं उसका 15% स्नैक्स है। मतलब एक एक डब्बे में 15% स्नैक्स मिल रहे हैं, मतलब 15 वेराइटीज़ के स्नैक्स समझ लीजिए। ठीक है, और तो पर स्टूडेंट को कितने स्नैक्स मिलेंगे, यहाँ से 1500 मिल जाएंगे। एक बच्चे को 15 टाइप के स्नैक्स मिल रहे हैं तो टोटल 100 स्टूडेंट्स को 1500 स्नैक्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगला लाइन बोला है कि प्रत्येक अभिभावक को यानी कि पेरेंट्स को जो स्टूडेंट्स हैं उसकी कुल संख्या के 25% के बराबर एक स्नैक पैक मिला। यानी कि स्टूडेंट के संख्या के कुल 25% के बराबर, यानी कि स्टूडेंट का संख्या यदि 100 है तो इनको जो पेरेंट्स को जो स्नैक्स के पैकेट मिल रहे हैं उसमें 25 टाइप के वैरायटी के 25 वैरायटी के स्नैक्स हैं। ठीक है, हर पेरेंट्स को एक डब्बा मिला जिसमें स्टूडेंट्स के नंबर का 25% के टाइप का स्नैक्स है। मतलब यदि 100 स्टूडेंट्स हैं तो इनको जो स्नैक्स का डब्बा मिला उसमें 25 वैरायटी की चीज़ें हैं। सीधा सीधा ये समझिए। तो 10 पेरेंट्स को कितना वैरायटी मिल जाएगा, मतलब एक को 25 वैरायटी का मिल रहा है तो टोटल 10 पेरेंट्स हैं तो उनको 250 स्नैक्स मिल जाएंगे। तो पूछ रहा है कुल मिलाकर कितने स्नैक्स वस्तुएं वितरित की गई, तो 1500 और 250 1750, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही फालतू सवाल था ये। अगला सवाल ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये पे 2 वर्ष 6 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों का कितना होगा, 10% के रेट पे, तो आप लोगों को पता है ये 21 होता है। ठीक है, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पे 21 हो जाएगा। और 6 महीने के लिए कितना होगा, फिर से 5, 10% पे 2 वर्षों के लिए 21 हो गया और 5 6 महीने के लिए 5%, आधा। इन दोनों का निकाल लेंगे हम लोग सक्सेसिव, तो 2 वर्ष 6 महीने के लिए निकल जाएंगे। 2 ईयर 6 मंथ का कितना हो जाएगा, तो इसका सक्सेसिव हो जाएगा क्या, a+b+ab/100, यानी कि हो जाएगा 21 + 5 26 और प्लस 21 पंचे 105/100, यानी कि आ गया 27.05 इतना परसेंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, 10,000 है। तो पूछ रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट बताना है, तो प्रिंसिपल 10,000 है तो 10,000 का 2705 27.05 कितना हो जाएगा, 2705 ही हो जाएगा ना, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक अमाउंट है, जब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया जाता है 12% पर एनम के रेट से, तो 2 सालों में वो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो जाता है 3136 के बराबर। यानी कि मान लेते एक प्रिंसिपल है, उस पर 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम के रेट से, तो 12% पर एनम का जब आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 12 + 12 + 12 × 12/100, सक्सेसिव से 25.44 आ जाएगा। ये तो पता होगा आप लोगों को। तो 25.44 यानी कि 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 25.44%। ठीक है,
और उस पे जो अमाउंट हो जा रहा है वो हो जा रहा है 3136। तो आप यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि पी का 125.44% क्या है, 3136 रुपये। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि पी का 140% क्या होगा, सवाल में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 125.44 की वैल्यू यदि 3136 रुपये है तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा यही है ना सवाल। तो आप देखिए कि सवाल में कहीं पे भी आप लोगों को अप्रोक्स या अनुमानित वैल्यू नहीं निकालने बोला, यानी कि आंसर एग्जैक्ट में आना है। तो आप खुद सोचिए, पी गुना 144%, पी का 7 का मल्टीपल है कि नहीं है 140, तो 7 के मल्टीपल वाला आंसर होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आपको सवाल बना के बस निकल जाना है, तो आप ऑप्शन सी मारिए, बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप यदि इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 125 का 2 गुना 250 होता है। यहाँ से देखिए, 125 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 250, और 125 का हाफ कितना हो जाएगा, 62.5। यानी कि 125 का ढाई गुना क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 312.5। यानी कि ये वाला नंबर जब आप देखिएगा तो ये 125 का लगभग ढाई गुना, मतलब 25 गुना है। ठीक है, ढाई गुना की बात करेंगे, जब 313.6 रख देंगे तो ये ढाई गुना के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसका 25 गुना निकाल लीजिए ना, तो 140 का 25 गुना कितना हो जाएगा, 280 और 70, 350, 3500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो टाइप के दाल हैं, एक का जो प्राइस है वो 72 है, मतलब 72 पे जब बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो यदि 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 4 की चीज़ को, सॉरी 5 की चीज़ को 6 में बेचा गया, यही मतलब है इसका, कि 5 की चीज़ को 6 पे बेचा गया। सवाल में बोल रहा है कि 72 रुपये में बेचा गया, तो उसका सीपी कितना था, 12 छक्के 72, तो 12 पंचे 60, यानी कि पहला वाला जो दाल है वो 60 रुपये का था। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा लाइन, कि दूसरे किस्म का जो दाल है उसको 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 4 की चीज़ को 5 में बेचा गया। ठीक है, और बोल रहा है उसको 60 रुपये में बेचा गया। तो 5 की वैल्यू यदि 60 है तो 12 पंचे 60 है ना, तो 12 चौके 48, यानी कि दूसरे किस्म का जो दाल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 48। अब बोल रहा है कि इन दोनों दालों को मिलाया जाता है। तो जब इन दोनों दालों को मिलाया जाता है 2:1 के रेशियो में, तो मिलाने के बाद जो भी दाल मिलता है उसको जब 70 रुपये किलो पे बेच दिया जाता है तो कितना प्रॉफिट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सीधा सीधा आप ये देख सकते हैं कि इसका आंसर लॉस वाला तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप 60 और 48 रुपये, वैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाना तो बहुत ही आसान है। इसको आप क्या कीजिएगा, 2:1 के रेशियो में बांट लीजिए, और जो भी प्राइस आएगा उस पर आप परसेंटेज देख लीजिए कि 70%, 70 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यदि बनाने में थोड़ा मुश्किल हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 60 रुपये और 48 रुपये की दाल को जब मिक्स किया जाता है तो जो भी दाल आएगा उसका प्राइस हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, ना ही 60 से ज़्यादा होगा, ना ही 48 से कम होगा। इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, जो दाल आएगा वो मान लेते हैं 48 से 60 रुपये के बीच में आया, 48 और 60। ठीक है, तो जो भी दाल आएगा उसकी प्राइस इन्हीं दोनों के बीच में होगी। तो यदि इन दोनों के बीच में कुछ प्राइस है और उसको 70 रुपये में बेच दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा। क्योंकि 48 और 60 के बीच की चीज़ को आप 70 में बेचिएगा तो ज़्यादा में ही बेच रहे हैं ना, तो प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब हमें 50% और 25% देखना है। अब हम ये मान के चलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब जो मिक्स दाल आया है उसका दाम एकदम मिनिमम हो जाए, तब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं 48 और 60 रुपये की दाल को जब हमने मिलाया तो जो मिनिमम प्राइस आया दाल का वो 48 आया, क्योंकि उससे नीचे तो जा नहीं सकता। हालांकि 48 भी नहीं होगा, क्योंकि 48 से हल्का सा ऊपर ही जाएगा, लेकिन फिर भी मान लिया हमने कि 48 ही इसके दाल का रेट आया मिलाने पे। तो 48 का जब आप 50% की बात करेंगे ना, 48 पे जब आप 50% का प्रॉफिट लेंगे तो यानी कि 24 का प्रॉफिट हो जाएगा। और जब 24 का प्रॉफिट लेके 48 पे बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 72 पे, यानी कि इसको एक्सीड कर गया ना 70 को।
आपने मिनिमम प्राइस लिया है तो भी एक्सिट कर गया। 48 के ऊपर का दाम होगा तो ये तो और भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन 70 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, 50% का प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट जब भी होगा तो 50% से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? आप इसको बना के भी देख सकते हैं, जैसे कि 48 है और 60 है, इसको मिक्स किया जाता है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो कितना प्राइस आएगा 48 60 को, 48 60 नहीं, 60 और 48 को 2:1 में मिक्स किया जाता है तो प्राइस कितना आता है, यहाँ से देख लीजिए। तो हमने बताया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा इसके सम के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 और 48 का 12, तो इसको 12 बना लेते हैं। ये कितना है, 2 + 1 3 है। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना तो 8 और ये 4। अब इसका प्राइस या तो इसमें इसको जोड़ दीजिए या तो 60 में 4 को घटा दीजिए, दोनों तरफ से ये 56 आएगा। जो मिक्सचर दाल आया उसका सीपी कितने का बना, 56 रुपये का। और 56 रुपये की चीज़ को जब आप 70 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 का। तो यदि 56 में 14 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/4 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक कपड़े की दुकान में 3 ड्रेस हैं, D1 D2 D3, और इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 5:6:7 के रेशियो में है। ठीक है, और D1 पे 20% का प्रॉफिट है, D2 पे 10% का नुकसान है, और D3 पे 30% का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है आप लोगों से। तो मान लेते हैं 3 ड्रेस है, D1 D2 और D3। इसका सीपी पता नहीं है, एसपी पता है कितना, 5:6:7। अब एक बात बताइए, यदि आपके पास सेलिंग प्राइस हो, प्रॉफिट हो, तो आप कैसे निकालते हैं? आप ये बोलते हैं कि सीपी का, मान लेते हैं पहला वाला जो बोल रहा है कि सीपी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1.2/10 हो जाना, मतलब 1.2 हो जाना 120%। सीधा सीधा आप ये समझिए, सीपी का 120%, सीपी का 120% इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5, तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो यानी कि सीपी का 1.2 टाइम्स हो गया ना, 5। तो आप सीपी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 5/1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, 5/1.2। क्लियर है? उसी तरीके से D2 जो है 10% नुकसान पे बेचा जा रहा है, और कितने पे बेचा जा रहा है, 6 पे। तो ये क्या हो जाएगा, 6/10% नुकसान, यानी कि 0.9। और D3 30% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 7/30% प्रॉफिट यानी कि 1.3। ठीक है, यही निकालना है आपको। सीपी अब हमारे पास है, एसपी हमारे पास है, जोड़ लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे आसान इसका कोई तरीका नहीं है हालांकि सवाल का। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसको गुना कर देते हैं, 50/12, और ये हो जाएगा 60/9, और ये हो जाएगा 70/13। तो इसको सीधा सीधा जोड़ के लिख देते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 तिया 12, नहीं 2 से होगा तो 25/6 आ गया ये, प्लस में ये आ गया 60/9 यानी कि 20/3, और प्लस में आ गया 70/13। ठीक है, ये सीपी है। इसको और आगे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा, इसको यदि 40/6 भी तो बोल सकते हैं, 20/3 को, तो ये हो जाएगा 65/6, और प्लस में 70/13। 65/6 आ जाएगा 10.8, 10.8, और प्लस में यहाँ आ गया 70/13 यानी कि 13×5 = 65 पॉइंट, 13×4 = 52 लगभग में, कितना आ गया, 16.2। इनका सीपी आ गया 16.2, और इनका एसपी है कितना, 6×5 = 11 और 7 18। ठीक है, आप खुद बताइए, 16.2 की चीज़ को 18 पे बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 1.8 का, किस पे, 16.2 पे। ठीक है, परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो 16.2 का 1.8 कितना परसेंट है, 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 10% से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट ऑफ 10.98%। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक होलसेलर है
जो कि एक माइक्रोवेव को अपने सीपी से 60% ज़्यादा मार्क करता है। यानी कि मान लेते हैं जो होलसेलर है उसका सीपी 100 था किसी माइक्रोवेव का, तो उसने इसका मार्क्ड प्राइस 160 रख दिया। सवाल यही बोल रहा है कि मार्क्ड प्राइस 60% बढ़ा के रख दिया, और फिर एक रिटेलर को उसने 15% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो 160 का 15% कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 24 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने बेचा कितने में, 136 रुपये में बेचा। और ये 136 रुपये जो होलसेलर का सेलिंग प्राइस था, यही रिटेलर का सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो रिटेलर का सीपी हो गया 136। अब रिटेलर ने क्या किया, इस पे 25% बढ़ा के मार्क कर दिया। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 136 का 25% बढ़ाएगा, यानी कि 1/4 बढ़ाइएगा, तो ये 34 हो जाएगा। 136 का 1/4 34 के बराबर। तो 34 बढ़ाया हमने, तो यानी कि कितना मार्क है, 170। ठीक है। अब अगला लाइन बोल रहा है कि रिटेलर ने फेस्टिवल ऑफर दिया 10% का। तो 10% का फेस्टिवल ऑफर जब मार्क प्राइस पे दिया तो बेचा कितने में, 170 का 10%, 17 का ऑफर दे के 153 में बेच दिया। और ये भी बोला है कि ग्राहक ने, जो कस्टमर थे, उन्होंने माइक्रोवेव के लिए 14,490 रुपये दिए। यानी कि इस 153 का वैल्यू भी दिया हुआ है 14,490। तो पूछ रहा है कि जो होलसेलर था उसका कॉस्ट क्या था, कॉस्ट प्राइस तो 100 था ना, यानी कि 153 की वैल्यू यदि 14490 यानी कि 14,490 दिया है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,490 डिवाइडेड बाय 153 इंटू 100, यही होगा। अब ये दोनों 9 से कट रहा है, ये 9 से काटेगा तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 17 बार में ये 9 से काटेगा तो 16 9 144, 16 से 10। ठीक है। इसको लिख लेते हैं 161 इंटू 1000 सुविधा के लिए, और डिवाइडेड बाय 17। 17 से काटेगा तो 17 नवा 153 कितना आया, 7 एक 8, 8 का मतलब 17 चौके 68, यानी कि 9.4 के आसपास आएगा। और जब 1000 से गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है। उसके आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहीं से हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अल्कोहल और पानी के 60 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। ठीक है। और पानी की क्वांटिटी को 15% करने के लिए उसमें कितने अल्कोहल और मिलाए जाने चाहिए। ठीक है। तो पहले जो मिक्सर है उसमें पानी कितना परसेंट है, 20%। ठीक है। इसको रेशियो एलिगेशन से बना देते हैं। पहले वाले मिक्सचर में पानी कितना है, 20%, और बाद में इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। तो मान लेते हैं इसके साथ अल्कोहल मिला है, तो अल्कोहल में पानी कितना है, 0% ना। पहले अल्कोहल और पानी के मिश्रण में पानी कितना था, 20%, और बाद में इसमें अल्कोहल मिला है, तो अल्कोहल कितना, उसमें अल्कोहल में पानी कितना हो गया, 0%। पानी तो है ही नहीं, सिर्फ अल्कोहल मिला है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा, जो मिक्सचर आया उसमें 15% पानी हो गया। तो रिजल्टेंट 15% पानी। तो इसका जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा, 15:5, यही आएगा ना, यानी कि 3:1। ठीक है। अब आप खुद बताइए कि ये 20% पानी कब था, जब क्वांटिटी 60 था। तो 3 की वैल्यू 60 हो गई, 20 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी कि कितना हमने अल्कोहल मिलाया, 0% पानी तो वो अल्कोहल ही था ना। कितना अल्कोहल मिला है, 20 लीटर अल्कोहल मिला है ना, 20 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है कि ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, काम का कितना हिस्सा शेष है। बिल्कुल आसान सवाल। ए है, बी है, या 8 दिनों में करता है, या 12 दिनों में करता है, काम को हमने मान लिया 24। तो इसकी कैपेसिटी 3 सॉरी इसकी कैपेसिटी 2। तो ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी होगी, 3 2 5 हो गई ना। तो 5 की कैपेसिटी से 3 दिनों तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 15। तो काम कितना बच गया, 24 में से 15 काम हो गया, 9 काम बच गया कितने में से, 24 में से। यानी कि शेष काम का जो अनुपात है कितना हिस्सा है, 9/24, यही हिस्सा तो शेष है ना काम का। 24 में से 5 काम हो गया, 9 शेष बचा कितने में से, 24 में से। इसको रेशियो में निकाल लेंगे, 3:8, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही शेष काम है ना। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक जो किराने का व्यापारी है वो 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम वाले दालों को, मतलब दो तरीके की दाल को मिक्स करता है। एक की क्वांटिटी 40 किलोग्राम है और एक की क्वांटिटी पता नहीं है, वही निकालना है।
प्राइस है एक की 65 और दूसरे की 80, जब दोनों को मिक्स करता है और मिक्स करने पे जो भी दाल मिलता है उसको 75 रुपया पर किलो पे बेच देता है, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं कि पहले 75 पे बेचा हमने, तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी निकाल लेंगे कि कितना सीपी रहा होगा, मतलब मिक्स करने से जो दाल आया होगा उसका प्राइस क्या होगा, कि उसको जब हमने 75 पे बेचा तो 10 का प्रॉफिट हुआ। तो या तो हम ऐसे बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं, या तो हम ये बनाएंगे कि 65 वाली दाल को हम लोग 10% बढ़ा के मान लेंगे, यहीं से 10 का प्रॉफिट ले लेते हैं, और 80 को भी बढ़ा के 10 का प्रॉफिट ले लेते हैं। तो जब दोनों से 10 का प्रॉफिट लेंगे तो फाइनली जो हमारा दाल आएगा वो भी 10 का प्रॉफिट दे रहा होगा, तो सीधा हम 55 75 रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पीछे से नहीं जाके, मतलब कहने का मतलब ये है कि 75 में से 10% बढ़ाने से 75 आया तो सीपी क्या रहा होगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम सीधा सीधा ये कर रहे हैं कि यदि उसको 10% प्रॉफिट होना है ओवरऑल, तो हम दाल में ही 10% प्रॉफिट मान के चलते हैं। तो 65 वाली दाल को जब 10% प्रॉफिट से बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? 65 का 10% 6.5, यानी कि इसको बेचेगा 71.5 पे। 80 की दाल को जब 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? 88 पे। इसको मिक्स करने से जो दाल आया वो 75 आया। आप समझ रहे हैं अंतर? नॉर्मल हम जो एलिगेशन लगाते हैं वो 75% का 10% पीछे जाके लगाते हैं। मतलब ये पहले पता लगाते हैं कि 10% प्रॉफिट यानी कि 10 का मतलब 11 है, और 11 इक्वल टू 75 है, तो 10 की वैल्यू पहले हमें निकालनी होती। जो भी आता, मान लेते हैं एक्स आता, तो फिर उसको 65 और 80 के बीच में एलिगेशन लगाते एक्स का, फिर रेशियो निकलता। इतना हम नहीं करने गए। हम किए क्या कि हमें 10% का प्रॉफिट लेना है ना, तो हम हर दाल में प्रॉफिट ले लेते हैं। तो 65 के दाल पे जब 10 का प्रॉफिट लिया तो ये हो गया 71.5, और 80 के दाल पे जब प्रॉफिट लिया तो ये हो गया 88, और फाइनल जो हमारा दाल मिला 75 का, उस पर भी 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब सीधा सीधा क्वांटिटी निकल जाएगी। तो यहाँ से आप जब इसको माइनस कीजिएगा, एलिगेशन लगाइए, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 3.5। गुना कर दीजिए 2 से, 26:7 ये रेशियो आया। अब 26 की वैल्यू दी हुई है 40 किलोग्राम, है ना? तो आप लोगों से पूछ रहा है दूसरे प्रकार की कितनी क्वांटिटी है, यानी कि ये 88 वाली। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, 26 की वैल्यू 40 है तो 7 की वैल्यू निकालनी है। 26 की वैल्यू 40 के बराबर है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280/7, 280/26, यही हुई ना? 280/26 कितना हो जाएगा? 10.77, क्योंकि 280/26 यानी कि 260 तो 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शन वाला पोर्शन आ जाएगा तो 10 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। ये अगला सवाल इसमें बोला है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की कंबाइन जो कैपेसिटी है वो हम पता कर सकते हैं। इन्होंने 12 दिन में कंबाइन काम किया। बी और सी ने 16 दिनों में काम किया, और नहीं दिया हुआ, इतना ही डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यदि टोटल काम 48 था, तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4, और बी और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3। इन्होंने बोला कि ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने काम कंप्लीट करने में 13 दिन लगाया। तो अब हमें ए बी और सी का अलग अलग कैपेसिटी तो पता नहीं है, कंबाइन कैपेसिटी पता है, तो हम कंबाइन ही करके देख लेते हैं। हम इस बी को 7 को, बी के 7 को क्या लिख सकते हैं? 5+2, तो हमने इसको लिख दिया 5+2। ठीक है, सी को क्या लिख सकते हैं? सी को लिख सकते हैं 13 को 2+11। क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा, 2+11। अब हम ये देख सकते हैं कि ए और बी को यदि लगातार एक ही बराबर काम करवाते हैं, नंबर ऑफ डेज सेम रखते हैं, तो सीधा सीधा ये 4 की कैपेसिटी अप्लाई कर देंगे ना इस पर, क्योंकि ए और बी का कंबाइन कैपेसिटी तो हमें पता है, अलग अलग पता नहीं है। तो अलग अलग पता नहीं है तो इन दोनों की कैपेसिटी साथ में ही लगा देते हैं। तो साथ में लगाने के लिए दोनों का नंबर ऑफ डेज को इक्वल रखना होगा। तो ए ने 5 दिन काम किया था तो बी को पहले 5 दिन देख लेते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, और सी का, बी और सी का कैपेसिटी भी कंबाइन पता है, तो बी और सी को भी इक्वल डेज के लिए साइड कर देते हैं कि इक्वल डेज, ताकि वहां से हम सीधा कैपेसिटी को नंबर ऑफ डेज से गुना कर दें। समझ रहे हैं बात को?
ए बी सी में ए और बी को साथ में काम करवाना है, क्योंकि इनकी कंबाइंड कैपेसिटी हमें पता है, तो नंबर ऑफ डेज यदि इक्वल रहेगा तो सीधा सीधा लगा सकते हैं। तब ये बताइए, ए और बी दोनों ने 5-5 दिन काम किया, तो कंबाइन कितना काम किया? इनकी कंबाइन कैपेसिटी 4 है, तो 5-5 दिन यदि काम किया तो 20 काम हो गया होगा। इसका काम हो गया खत्म। अब बी और सी पे आते हैं। बी और सी ने कंबाइन 2 दिन काम किया, 2-2 दिन, तो इनकी कंबाइन कैपेसिटी 3 थी, तो 2-2 दिन काम किया, तो 3 गुना 2 6 काम कर लिया। 48 में से 20 और 6 26 काम हो गए, कितने काम बचे? 22 काम बचे ना। ठीक है, अब ये 22 काम सी का 11 दिन बचा हुआ है, सी ने 11 दिन में कंप्लीट किया, तो सी की कैपेसिटी निकल गई कितनी? 2। क्लियर है? तो सी की कैपेसिटी यदि 2 है तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम 48 आई, सी की कैपेसिटी 2, तो सी कितने दिन में काम करेगा? 24 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक साइकिल चालक जो है सिटी ए से सिटी बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से यात्रा करता है, ट्रैवल करता है और 4 घंटे लेता है। यानी कि सिटी ए से सिटी बी तक यदि वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 4 घंटा लेता है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 80 किलोमीटर होगी ना। और बोल रहा है इस 80 किलोमीटर को 2.5 घंटा में पूरा करना चाहता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो 80 डिवाइडेड बाई 2.5, यही स्पीड आएगा ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यानी कि यहाँ से इसका जो स्पीड आएगा वो आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड रखना होगा उसको 2.5 घंटे में ट्रेवल करने के लिए। तो पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे 20 था, यहाँ 32 हो गया, कितनी की वृद्धि हो गई? 12 की। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 2 ट्रेनें, एक 6 बजे निकलती है स्टेशन ए से और 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ठीक है, स्टेशन ए से निकली पहली ट्रेन और 60 किलोमीटर की स्पीड से चली बी की तरफ। इधर बी है, कितने बजे निकली? 6 बजे। ठीक है, 6 AM। और दूसरी ट्रेन बी से निकलती है सुबह 8 बजे, कितने की स्पीड से? 90 की स्पीड से। ठीक है, ये निकली है 8 बजे। तो बोल रहा है दोनों ट्रेन कब मिलेगी? यदि दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो इनकी स्टार्टिंग टाइम हमें सेम माननी होगी, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से, यदि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम हो जाए। तो यदि ये 8 बजे चलता है तो हम ये देख लेते हैं कि ये 8 बजे तक कितना चल लेगा। तो 6 बजे इसने स्टार्ट किया है, तो 2 घंटे में ये 120 किलोमीटर चल लेगा। यानी कि इन दोनों के बीच की यदि टोटल दूरी 540 है, तो 120 किलोमीटर तो ये चल गया। कितने बजे तक? ए 8 बजे तक। अब इनके बीच की दूरी बची कितनी? 540 में से ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 420। यानी कि अब जो दूरी बचा है 8 बजे इन दोनों के बीच का, ट्रेन 1 ट्रेन 2 मान लेते हैं, वो 420 किलोमीटर बचा है। दोनों ने अब स्टार्ट किया, ये तो पहले से स्टार्ट था जो ए से खुला था। 8 बजे ये इस जगह पे पहुंच गया था और बी ने अब स्टार्ट किया 8 बजे। ठीक है, यहाँ भी 8 बज रहे हैं, यहाँ भी 8 बज रहे हैं। दोनों ने जब स्टार्ट किया, दोनों को 420 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और दोनों की कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कंबाइंड स्पीड, रिलेटिव स्पीड 60 और 90, 150 की स्पीड हो जाएगी। तो 420 किलोमीटर 150 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है आपको। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 बार में, और 14 तिया 42, 14/5 यानी कि 2.8 आवर। और 2.8 आवर को जब आप लोग मिनट में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 2 घंटे। 0.8 आवर को मिनट में बदलेगा तो 8×6 = 48, यानी कि 2 आवर 48 मिनट। ठीक है, 8 बजे इन्होंने शुरू किया था, तो 8 बजे से 2 घंटे 48 मिनट, यानी कि 10 बज के 48 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 10 मीटर व्यास का एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा कंक्रीट का रास्ता है। ठीक है, 10 मीटर डायमीटर है एक सर्कुलर गार्डन का, और उसके चारों तरफ एक कंक्रीट का रास्ता है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है। तो बोल रहा है कि पहले जो एरिया है उसमें कितना परसेंटेज एरिया हो जाएगा जब हम उस रास्ते के भी एरिया को इंक्लूड करें। कहने का मतलब ये है कि ये एक गार्डन है, ठीक है,
और इसके चारों तरफ एक रास्ता है 2 मीटर का, 1 मीटर चौड़ा। तो ये जो पहले हमारा गार्डन था उसका रेडियस कितना था? 10 मीटर यदि डायमीटर है तो रेडियस 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे इंक्लूडिंग रास्ता, पूरे सर्कल का रेडियस कितना? 6। तो पूछ रहा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। आप देखिए जब 5 था तो इस पूरे पाथ का एरिया कितना था, मतलब पूरे गार्डन का रेडियस 5 के साथ, तो ये था पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 पाई। और जब रास्ते को भी शामिल कर लिया गया तो नया एरिया क्या हो गया? 36 पाई। कितने का इंक्रीज हुआ? 11 पाई। आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 11 का इंक्रीज हुआ 25 पे, कितना परसेंट हो गया? तो 44% हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसके एक सेक्टर का जो एरिया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। इसमें एक सेक्टर है, मतलब सेंटर, ये सेंटर है और ये कोई सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया 154 यानी कि इसका एरिया दिया हुआ 154। तो पूछ रहा है कि इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये कितना एंगल बनाएगा ये सेक्टर, ठीक है। और रेडियस भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर यदि किसी सर्कल का रेडियस है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कि 22/7 और आर हो जाएगा 14 इंटू 14, ये कट जाएगा 2 बार में, 7 गुना 2, और ये हो जाएगा 28, 22 गुना 28, 560 और 56, 616, यानी कि इस पूरे सर्कल का जो एरिया है वो 616 आया। और इसने जो सेक्टर दिया हुआ है इसका एरिया कितना है? 154, ठीक है। आपको पता है ये जो एरिया है इस पूरे 360 डिग्री के लिए है ना, तो 360 डिग्री के लिए जो सर्कल का एरिया है वो 616 है, लेकिन जो सेक्टर है उसका एरिया 616 का 1/4 है ना। देखिए तो एंगल भी ये 1/4 बनाएगा ना। टोटल एंगल यदि सर्कल का 360 होता है तो 1/4 एंगल बनाएगा, यानी कि ये सेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर साइन बोर्ड है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका पेंटिंग कॉस्ट 60 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, और इसमें से भी हम लोग 10% बोर्ड को पेंट नहीं करते हैं, अनपेंटेड छोड़ देते हैं, तो टोटल पेंटिंग कॉस्ट क्या है? तो सबसे पहले इस सर्कुलर साइन बोर्ड का एरिया निकालते हैं हम। सर्कुलर साइन बोर्ड का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर। ये सर्कुलर साइन बोर्ड का रेडियस एरिया आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि 10% एरिया को रंग मतलब कलर नहीं करना है, तो सिर्फ 90% एरिया को कलर करना है, तो इसका 9/10 भी निकाल लेते हैं। सिर्फ इतना एरिया को कलर करना है। और जो कॉस्टिंग मतलब पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो 60 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। तो जितना ये स्क्वायर मीटर है, ये टोटल तो स्क्वायर मीटर ही है ना, तो इसको 60 से गुना कर देते हैं, इतना आ जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9 चौके 54 चौके 216, ठीक है। 216 आ गया। यहाँ से जब आप देखिएगा तो 216 की जगह यदि 217 रहता तो 7 से कट जाता, तो हम इसको 217 बना लेते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 22/7 इंटू 217 -1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 22 इंटू 217/7 माइनस 22/7, यही होगा ना। 22/7 आप लोगों को पता है 3.14 होता है, और यहाँ से आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 31 टाइम्स में। तो ये हो गया आपका 31 इंटू 22 62, 620 और 62 682। ये आ गया 682 माइनस 3.14, कौन सा आंसर हो जाएगा? 679 वाली कोई है? 668, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है। जब भी वाई इंटरसेप्ट पूछे ना तो एक्स को जीरो कर दीजिए, एक्स इंटरसेप्ट पूछे तो वाई को जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पे यदि वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो एक्स को जीरो कर देंगे, तो एक्स जैसे ही जीरो होगा 5y = 20 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इसमें x + 1/x दिया हुआ है 4 के बराबर, और x³ + 1/x³ पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता है यदि x + 1/x = a है तो x³
प्लस 1/x³ कितना हो जाता है, ये हो जाता है a³ माइनस 3a, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू 4 दी हुई है तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, यही होगा ना। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 माइनस 12, 52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अगला और आखिरी सवाल, इसमें सम निकालना है। तो 0.1 ये तो बहुत ही आसान है, ये क्या हो जाएगा 0.111। ठीक है, हो गया खत्म। मिलते हैं अब अगले सेट के साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।